हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे चैप्टर 5 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि सेल का किसने डिस्क्राइब करा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की क्या मीनिंग है, और हमने यूनियन सेलुलर मल्टी सेलुलर के भी बारे में पढ़ा था। इसके अंदर बहुत कुछ हमने जाना था। तो हमें इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना था सबसे पहले, है ना। तो चलिए प्लाज्मा मेम के बारे में देखते हैं क्या है। तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही नाम है दोनों, ठीक है। या हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या सेल मेम्ब्रेन, दोनों का सेंटेंस मीनिंग एक ही रहेगा, ठीक है। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक आउटर कवरिंग है, मोस्ट आउटर कवरिंग। ये क्या करती है, अंदर बाहर के इन्वायरमेंट और सेल के अंदर इन्वायरमेंट के कंटेंट्स को अलग करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। अब ये भी जान लो कि ये किसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो ये सिर्फ एनिमल्स की आपसे पूछा जाएगा कि ये किसकी आउटर कवरिंग है, प्लांट की या एनिमल्स की। तो आपको बताना है कि ये सिर्फ एनिमल्स की है, ठीक है। प्लांट की ये इनर लेयर है, यानी कि उसकी ये अंदर वाली है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो permeate द इंटीरियर एंड exit ऑफ some materials in and out of the cell. It also permanent movement of some other material. The cell membrane therefore is called selective permeable membrane. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, एक प्रोसेस करता है वो कि कुछ ही सब्सटेंस को वो अंदर आने देता है सेल के, और सेल के बाहर भी कुछ ही सब्सटेंस को जाने देता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये सेलेक्टिव नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि वो कुछ ही सब्सटेंस को, वो सारे सब्सटेंस को अंदर जाने नहीं दे रहा, वो कुछ ही जो जाने चाहिए वही जाने देता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि सम सब्सटेंस लाइक कार्बन ऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। वी हैव did the process of diffusion in early chapters. We say that there is spontaneous movement of substance from a region of high concentrations to a regions where its concentration is low. तो जैसे कि हमने पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न उसे कहते हैं जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजी एग्जांपल आपके बुक्स में ही दिया जाता है। सम लाइक जैसे CO2, ठीक है। CO2 कैसे निकलता है, जब आप जैसे कि आप ब्रीथिंग करते हो तो जो CO2 निकलता है, और जो भी आप एक्टिविटी आपका सेल करता है, डाइजेस्ट फूड करना, उनके थ्रू जो भी CO2 निकला है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो ज़्यादा हो जाता है जब सेल के अंदर, और सेल के बाहर CO2 कम होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, ठीक है। आप समझ लीजिए कि CO2 अंदर बहुत ज़्यादा है, हाई, ठीक है, और बाहर CO2 बहुत कम है, बाहर CO2 बहुत कम है। तो क्या होगा, आपके सेल के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है, वो आपका क्या है, सेलुलर वेस्ट मटेरियल है, उसको हमें बाहर निकालना है। तब जब वो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वो एक प्रोसेस करता है, कौन सा, डिफ्यूज़न। वो क्या करता है, जब जो हमारा ज़्यादा सब्सटेंस है वो मूव करता है लो वाली तरफ, जहाँ कम सब्सटेंस है उसकी तरफ मूव करेगा। तो हमारा जो लो है, लो क्या था, बाहर की साइड CO2 था और ज़्यादा हमारा CO2 अंदर था। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था सेल के अंदर, वो उसने बाहर मूव करा CO2 की तरफ। अब आता है इसी तरीके से, देखो यही हमें बताया जा रहा है, इनसाइड द आउटसाइड इज मूवमेंट फॉर रीजन हाई कंसंट्रेशन टू इज लो कंसंट्रेशन आउटसाइड से प्रोसेस डिफ्यूजन। इसी तरीके से O2 का भी हम ले सकते हैं। जब सेल के अंदर, आप समझ सकते हैं आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, और आपके सेल के बाहर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की। तो यहाँ एक प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस, जो ऑक्सीजन है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी जहाँ कम है आपका O2 उस तरफ वो मूव करेगा ज़्यादा वाला, ठीक है।
तो डिफ्यूज़न प्ले इम्पोर्टेंट रोल इस गैसेज, तो डिफ्यूज़न को जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो गैसेज में ही होता है, उसको एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज अ वेल एज द सेल इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. वाटर ऑल्सो इज द लो डिफ्यूजन. द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिव परमेबल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. अब जो वाटर का मतलब प्रोसेस होता है अंदर और बाहर, वो ऑस्मोसिस होता है हमारा. इसमें क्या होता है, जो हमारा वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इफेक्ट अमाउंट द सब्सटेंस इज dissolved in water. Osmosis in the presence of water from a region of high concentration से high water concentration through a selective permeable membrane to a region a low concentration is a equilibrium each reach. अब आइसोटोनिक जो है ना तीन फॉर्म में बटा है, एक हाइपोटोनिक और एक आता है आपका आइसोटोनिक में और एक हाइपोटोनिक में. तो इन सभी को हम पढ़ेंगे. पहले हम हाइपो पढ़ते हैं. तो हाइपोटोनिक में आपका जो है, तो इफ़ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन दैन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डिलेटेड, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस सच एज अ सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. यानी जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो आपका हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है तो इस तरीके से होता है जैसे कि आपके सेल के अंदर पानी बहुत कम है, सेल के अंदर जो वाटर है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, और सेल के बाहर जो वाटर है उसकी क्वांटिटी हाई है. तो क्या होगा यहाँ ऑस्मोसिस का, क्या होगा, एक प्रोसेस होगा. कौन सा, जब बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर पानी कम है सेल के, तो पानी ज़्यादा वाला कहाँ जाएगा, अंदर वाले की तरफ मूव करेगा. तो जब मूव करेगा, जो ज़्यादा पानी है जब वो अंदर जाने लगेगा तो क्या होगा, सेल अभी पिचका है, अब वो फूलने लगेगा, धीरे धीरे फूल जाएगा क्योंकि पानी उसके अंदर आ रहा है. तो क्या हो रहा है, स्वेल अप. स्वेल अप मीन्स होता है कि फूल जाना. ओके, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक. अब आइसोटोनिक क्या होता है, वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन, बोथ द मूवमेंट गोइंग in is the same as the amount going out, so there is no overall movement of water. The cell will stay the same size. एंड तो हमें आइसोटोनिक जो, ठीक है, ये आपका इसी का बताया जा रहा था. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपका वो सॉल्यूशन होता है जब तक, ठीक है, जब तक बाहर और अंदर सेम कंडीशन में दोनों तरफ एक इक्वल पानी नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस होता रहता है. ठीक है, हाइपोटोनिक वाला जब दोनों तरफ बाहर और अंदर दोनों तरफ एक जैसा पानी हो जाता है, जैसे इफ़ द मीडियम हैज़ एक्सटेंडेड सेम वाटर कंडीशंस एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन. यानी आपके सेल के अंदर वाटर जो है वो मीडियम है, ठीक है, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, और वही सेल के बाहर भी मीडियम ही है, ना ज़्यादा है ना कम है. यानी दोनों तरफ क्या है, एक इक्वली तो है, अंदर भी ज़्यादा पानी नहीं है और बाहर भी ज़्यादा पानी नहीं, ना ज़्यादा बाहर भी कम भी पानी नहीं, ना अंदर भी सेल के अंदर भी कम पानी नहीं. मतलब दोनों तरफ क्या है, मीडियम है. अंदर और बाहर का जब कंडीशन सेम हो, यानी सेल के अंदर का कंडीशन और सेल के बाहर का कंडीशन जब सेम होता है तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. अब पढ़ते हैं हम. इफ़ द मीडियम एज अ लोअर कंडीशंस ऑफ वाटर दैन द सेल, मीनिंग एट द वेरी कंट्रैक्टेड सॉल्यूशन द सेल विल लूज वाटर बाय द ऑस्मोसिस सच एज अ सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक. तो अब हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है आप समझ सकते हैं कि आपके सेल के अंदर अब पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है. अब देख लो आपका सेल फुला हुआ है और बाहर पानी बहुत ज़्यादा कम है, लो अमाउंट में. अब अंदर तो पानी बहुत ज़्यादा है. अब क्या होगा, यहाँ एक डिफ्यूज़न का प्रोसेस होगा. अब ये प्रोसेस होगा कि पानी सेल के अंदर ज़्यादा है तो बाहर निकल आएगा. तो जब वो बाहर निकल आ जाएगा तो हमारा सेल कैसा हो जाएगा, पिचक जाएगा हमारा सेल. तो पिचक जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, श्रिंकिंग. वो श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब वो श्रिंक हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ओके,
तो वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज द बोथ डायरेक्शन इज बोथ इस टाइम मोर, यानी कि जब तक दोनों कंडीशन सेम, जब तक बोथ डायरेक्शन यानी सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों साइड सेम वाटर नहीं हो जाता, जब तक ये होता रहेगा श्रिंकिंग स्वेल अप, ठीक है। जब दोनों सेल के अंदर और सेल के बाहर एक जैसा हो जाएगा कंडीशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक, तब ये प्रोसेस रुक जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं इसके। तो आगे ये एक्टिविटी है, आप एक्टिविटी खुद करके देखना और इसमें आपको क्या बताया जा रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आपको भी कुछ समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई समझने वाली तो बात है नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करिए और थोड़ा समझने की कोशिश करना, ओके। तो अब आपका है यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल ट्रेन टू ग्रेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट इज। तो यानी कि क्या होता है कि जो प्लांट होता है, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को लेते हैं। तो ये हम मतलब आगे की क्लास में सीखेंगे। तो डिफ्यूज़न इज इम्पोर्टेंट इज एक्सचेंज ऑफ वाटर इन द लाइफ ऑफ a cell. In addition to this, the cell also obtain nutrients from its environment. Different molecules move in out the cell. Types of transport use energy. यानी हमने ये देखा कि जब गैसेस का बाहर और अंदर का होता है तो उसको डिफ्यूज़न का कहते हैं हम, और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और बाहर जाना होता है तो उसको ऑस्मोसिस का नाम दिया गया है। तो यानी कि हर ट्रांसपोर्ट्स को अलग नाम दिया गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फिजिकल है, यानी कि वो अपनी शेप को बदल सकता है। कैसे, देखो अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप ऐसे है, अब उसके सामने कोई फूड है, अब जब फूड आ रहा है तो अपना शेप बताओ कैसे चेंज कर लेगा, वो अपना शेप कर लेगा इस तरीके से, क्योंकि उसको अपने अंदर फूड लेना है। जब उसके अंदर फूड आ जाएगा पूरा तो उसका शेप कैसे हो जाएगा, जब उसके अंदर यहाँ फूड है, ठीक है, तो उसका शेप बस हल्का सा मुड़ा रहेगा तब, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। यानी जो, तो ये किसके कारण हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिक्सिबल था इसीलिए उसका शेप बदल गया। अब वो लिपिड्स और प्रोटीन्स का मिलकर बना होता है, ठीक है। ये फिक्सिबिलिटी होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये फिक्सिबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि फिक्सिबिलिटी की वजह से इंगल्फ मतलब पकड़, जो फूड्स होता है उसको अपने अंदर ले लेता है, जो भी मटेरियल्स होता है, जो भी सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बाहर आ जाता है, बाहर से आया होता है। सच ऐसे जैसे इंडोसाइट्स, अमेबा भी यही प्रोसेस करता है, वो अपने फूड को इंडोसाइट्स के प्रोसेस से अंदर लेता है, ठीक है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आपके सेल वॉल के बारे में, तो तैयार रहना सभी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आप सभी ये सोचते होंगे कि लाइन वाइज लाइन तो ये वीडियो बना के सेंड नहीं करती या अपलोड नहीं करती, क्या इनको यार सब्सक्राइब करें, तो आप सपोर्ट नहीं करते, वीडियोस को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, बस देख के चले जाते हो, तो इज़ा ना ही कमेंट करते हो कि कैसी वीडियो लगी है। तो प्लीज़ कमेंट और लाइक्स तो कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने जने मेरी वीडियोस को देखते हैं और उन सभी को क्या क्या समझ आता है। तो प्लीज़ कमेंट और लाइक तो ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।